स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग मींस प्रॉब्लम ड्यूरिंग इरेक्शन। इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। इरेक्शन अब होता क्या है इसे समझेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो समझ में आता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो होता क्या है, जब भी कोई मेल सेक्सुअली अराउज्ड होता है या फिर सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो पेनिस है उसमें क्या होता है, आपका इरेक्शन आ जाता है, वो इरेक्ट हो जाता है, तनाव आ जाता है और वही आपका इरेक्शन क्या करता है, फाइनली सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई भी मेल आपका क्या कर रहा है, अगर कोई भी मेल आपका सेक्सुअल जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहा है तो उसके लिए इरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है उसमें दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मेनली या तो इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई सेक्सुअली कोई भी आपने ऐसी चीज देखी या सुनी, कुछ भी हो सकता है कारण, उसको देखने के बाद आपको या तो क्या हो रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर इरेक्शन हो तो रहा है लेकिन जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उस टाइम पे वो इरेक्शन बीच में ही क्या हो जा रहा है, लॉस्ट हो जा रहा है। तो दोनों केसेस होंगे, ठीक है। और इसके साथ एक और कारण हो सकता है कि सेक्सुअल डिजायर ही ना हो, ठीक है। ये भी एक थर्ड रीजन होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का, कि अगर किसी इंडिविजुअल में, किसी मेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर ही ना हो तो भी आपका इरेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो तीन बनते हैं केस, इरेक्शन या तो होगा ही नहीं, होगा तो बीच में ही खत्म हो जाएगा, तीसरा कि सेक्सुअल डिजायर है ही नहीं तो इरेक्शन होगा ही नहीं, ठीक हो गया। तो ये तो बात आई होप थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग एग्जैक्टली है क्या। अब बात ये आती है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। बहुत से टाइम क्या होता है, पूरी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सारा आपका फंक्शनिंग नॉर्मल हो रही है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, वंस इन अ वाइल होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देखोगे कि जो हमारी स्टडी है वो ये रिपोर्ट करती है कि थ्रू आउट द लाइफ 50% आपके मेल पॉपुलेशन ऐसी है जिसे लाइफ के किसी न किसी फेज में आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हुआ है। मोस्टली हम देखेंगे तो ये केस आपका, अगर कोई रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं तो एज के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे जो डेटा बताता है वो ये कहता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के केसेस मिल रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल आपकी यंग जनरेशन फॉलो कर रही है वो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करती है, ठीक है। तो उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना, स्मोकिंग हो सकता है। बहुत से आपने देखा होगा कि ये यंगर जितने भी जनरेशन है इसमें कोकेन वगैरह जो है उसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी कारण हो सकता है। इसके अलावा जो आप फास्ट फूड लेते हैं उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ता है और उसकी वजह से भी कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको हम अभी डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए जान लेना जरूरी है कि जो हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है उसको हम जनरली क्या कर सकते हैं, तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम क्लासिफाई करते हुए चलेंगे और समझतेंगे कि कौन सा रीजन हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के अगर कि हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका टाइप होता है आपका ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, या फिर आप बोल सकते हो ये कॉजेज भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉजेज के हिसाब से हमने इसे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है वो है ऑर्गेनिक। सेकंड है हमारी साइकोलॉजिकल, अभी सबको हम समझेंगे, ठीक है, साइकोलॉजिकल। और थर्ड है हमारी हार्मोनल, ठीक। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। ईडी है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को शॉर्ट टर्म में आप ईडी बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक ईडी क्या होता है, ऑर्गेनिक ईडी मतलब यहाँ पे आपका फिजिकल जो बॉडी है वो इन्वॉल्व रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हुई है, अंदर से आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये डिसफंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। तो हम देखें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्गेनिक के केस में दो चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो आपका ब्लड फ्लो कम हुआ है टू पेनिस, ठीक है, जो पेनिस है उसमें ब्लड का फ्लो कम हुआ है, या सेकंड रीजन हो सकता है कि जो पेनिस को आपकी नर्व सप्लाई होती है उनमें कहीं ना कहीं डैमेज आ चुका है।
अच्छा अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अगर मैं एक सिंपल वर्ड में यहाँ पे बता देती हूँ, पूरी प्रोसेस तो मैं भी आपको बताने ही वाली हूँ। तो ब्लड फ्लो क्यों मैंने यहाँ पे जिक्र किया, होता क्या है, जब भी कोई मेल सेक्सुअली अराउज्ड होता है, ठीक है, सेक्सुअली एक्साइटेड होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उसके पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, और वो ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से ही वो इरेक्शन होता है, ठीक है, जो पेनिस में तनाव आ रहा है वो उसी की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है, इंटरकोर्स कर पा रहा है, समझ रहे हो। तो ब्लड का फ्लो बढ़ना बहुत जरूरी है फॉर इरेक्शन। तो अगर किसी भी वजह से ब्लड का फ्लो आपके पेनिस में नहीं हो पाता है, कम है, दूसरा नर्व डैमेज, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन का बॉडी के हर पार्ट से रिलेशन है, जब तक ब्रेन आपका मैसेज नहीं भेजेगा पेनिस में तब तक आपका क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ना है, तो समझ रहे हैं ना। तो वो जो ब्रेन और पेनिस के बीच का जो कनेक्शन है वो कौन बेसिकली डेवलप करता है, हमारी नर्व्स ही तो है जो सिग्नल लेके आती हैं। तो अगर उन नर्व्स में कहीं डैमेज हो तो भी आपका सिग्नल पेनिस तक नहीं पहुंचेगा, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा, इरेक्शन नहीं होगा, है ना, ये तो सिंपल है। तो ये दो आपके कॉमन रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक टाइप ऑफ ईडी हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे ये आप खुद दिमाग लगाइए कि ब्लड फ्लो कम होना, क्या कारण हो सकते हैं ब्लड फ्लो के कम होने के, ठीक है। तो ब्लड फ्लो आपको पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इन जो ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं से कोई ब्लॉकेज आ जाए, इस तरीके से ब्लॉकेज आ जाए, तो क्या ब्लड फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो अब आप खुद सोचिए कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें हमारा जो ब्लड वेसल है, मेनली आर्टरी, क्योंकि सब ब्लड सप्लाई वही कर रही है ना, लेके तो आर्टरी आती है ना। तो अगर आर्टरी में ब्लॉकेज हुई है, ठीक है, तभी तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है पेनिस को। तो ये ब्लॉकेज किस किस वजह से हो सकती है, ये हो सकती है, ज्यादा मुझे डिटेल में बताने की तो जरूरत नहीं है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, बीपी ज्यादा होगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ब्लड का फ्लो खुद ब खुद कम हो जाएगा, है ना। दूसरा आपका रीजन हो सकता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ये दिक्कत आ सकती है ना। और क्या क्या हो सकता है, कोई दूसरी आपको हार्ट डिजीज है, क्योंकि हार्ट डिजीज में भी आप जानते हो क्या हो जाता है, आपका मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में क्या हो रहा था, इंफ्राक्ट बन जाता है, आपकी जो ब्लड आर्टरीज है वहां पे इंफ्राक्ट फॉर्म हो जाता है। पूरी प्रोसेस हमने एमआई की पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी है, ये यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये कुछ बीमारी है जिनकी वजह से ब्लड फ्लो पेनिस का कम हो सकता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा आपका रीजन हो सकता है कि जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा ओबीज है, ओबेसिटी एक कारण हो सकता है। दूसरा नर्व डैमेज में आती हूँ, तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो डायबिटीज के केस में ब्लड फ्लो तो अफेक्ट होता ही है, साथ ही साथ आप जानते हो कि जो डायबिटीज में जो फाइनली ग्लूकोज जो हीमोग्लोबिन के साथ अडक्ट बनाता है वो हमारी नर्व्स में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होता है ना। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उस केस में भी नर्व डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ हमारी जो नर्व से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, लाइक स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनमें आपका क्या है, नर्व डैमेज होती है, सबको पता है, ठीक। ये अगर प्रॉब्लम है तो इसके अलावा एक और है आपकी, वो भी आप ध्यान रखेंगे, पैरोनीज डिजीज, इंपॉर्टेंट है, पैरोनीज डिजीज। अब ये पैरोनीज डिजीज क्या है, बेसिकली पैरोनी डिजीज वो बीमारी है जिसमें पेनिस के अंदर स्कार फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक टिश्यू जो है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, एक एरिया पेनिस का एक एरिया है जहाँ पे डेड टिश्यू है, तो वो भी आपका क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक हो गया। तो अगर वो डेड टिश्यू आपका पेनिस में प्रेजेंट है तो वहां भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो भी जो नर्व सिग्नलिंग है उसे अफेक्ट करेगा, ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है, आपके कॉजेज हो सकते हैं ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अगर किसी को ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि लगभग आपका 50% जो मेल पॉपुलेशन है उसमें लाइफ के किसी न किसी फेज में इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का सामना उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। और रीजन मैं बता चुकी हूँ, लाइफस्टाइल है, एज के साथ साथ हो सकता है। तो हमेशा हमें परेशान होने की
की जरूरत नहीं होती है कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो गया है। ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक ये लगातार चलते रह रहा है, अप्रॉक्स आपको मान लीजिए 6 महीने से लगातार आप जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप इंटरकोर्स ट्राई करते हो, ठीक है, तो हर समय अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग फेस करनी पड़ रही है, आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो इट मीन्स आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है और आप इसे चेक कराना चाहिए। हालांकि अभी तक ये श्योर आप नहीं हुए हो कि किस टाइप की है, क्योंकि अभी मैं टाइप्स पे ही आ रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, कौन सी, ऑर्गेनिक, तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रीटमेंट ये होना चाहिए कि उसके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया जाए, अगर नर्व डैमेज है तो उस पे काम किया जाए, ठीक है। और आप तो जानते हो नर्व डैमेज हो गई तो नर्व को रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल है, तो नर्व वाले काम में तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, बट हाँ अगर ब्लड फ्लो आपका पेनिस में कम हो रहा है तो उस केस में जरूर हम काम कर सकते हैं। हम अंडरलाइन कॉज को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से आप देखोगे मैक्सिमम केसेस में तो ये होता है, अगर ये जो अंडरलाइन डिजीज है अगर इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ऑर्गेनिक जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक, ट्रीटमेंट पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन आती है जो आपकी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगी, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो ये है ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए साइकोलॉजिकल, ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। चलिए अब आते हैं साइकोलॉजिकल में। ऑर्गेनिक समझ में आ गया है, अब आइए साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल को समझो। साइकोलॉजिकल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है ये टोटली क्या है, आपकी साइकोलॉजी में बैठा हुआ है। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ब्लड वेसल्स प्रॉपर काम कर रही हैं, आपकी नर्व्स प्रॉपर काम कर रही हैं, बट दिमाग के कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है कि मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखते हैं। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है वो किस वजह से होती है, या तो पर्सन क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, कारण कुछ भी हो सकता है स्ट्रेस का, या बहुत ज्यादा उसे एंजाइटी है किसी चीज को लेके। क्या बोलते हैं एंजाइटी? किसी अननोन चीज को लेके आपके अंदर फेयर होना, डर होना, किसी आपको पता नहीं है, अनजान चीज है, आपको नहीं पता आप किस चीज से डर रहे हैं, बट डर रहे हैं, आपके अंदर डर है। तो जनरली साइकोलॉजिकल क्या होती है आपकी, ये बहुत ज्यादा, मतलब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी, उससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई अगर साइकोलॉजिकल है तो क्या क्या पर्सन फील कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मेल में आप जनरली देखोगे, अगर कोई मेल बॉडी है, मेल है, तो उसमें जनरली क्या होता है, जब भी वो मॉर्निंग में उठता है तो उसकी बॉडी में, उसके पेनिस में थोड़ा बहुत इरेक्शन होता है, ठीक है। ये जनरल बॉडी की फिजियोलॉजी है, ठीक। मॉर्निंग टाइम में इरेक्शन होना, ठीक है, तनाव होना पेनिस में, ये नॉर्मल है। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल में मॉर्निंग टाइम में आपका क्या हो रहा है, प्रॉपर आपका इरेक्शन हो रहा है, तनाव है पेनिस में, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मेल है बेसिकली उसे क्या हो रहा है, उसे नॉर्मली ऐसा लगता है कि मैं घर में रहता हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजिकल एक अलग ही टॉपिक आता है, ठीक है, साइकेट्री में हम पढ़ते हैं, बट मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो मेल है, मेल को ऐसा लगता है कि मैं अगर इस सराउंडिंग में हूँ, सपोज फैमिली के बीच में हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं सेक्सुअली इनएक्टिव हूँ, ठीक है, उसका इरेक्शन नहीं होगा और वो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये उसके दिमाग में है, देखो। लेकिन वो ये जानता है कि अगर मैं घर से बाहर हूँ, सपोज किसी भी जगह पे हूँ, तो वहां पे मैं आसानी से, उसका इरेक्शन भी होता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी कंप्लीट होती है, परफॉर्म होती है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, नंबर 2। इसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत से लोगों में जब आप देखोगे, अगर आप साइकेट्री में पूरा पढ़ोगे, लोगों के एक्सपीरियंस को देखोगे, तो वो क्या बताते हैं कि कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं कि हमें केवल एक पर्टिकुलर फीमेल के साथ प्रॉब्लम होती है इरेक्शन में, लेकिन अगर हम बाहर किसी और के साथ या फिर प्रीवियस हमारे रिलेशन जो रहे हैं, अगर वहां पे हमने ट्राई किया है तो इरेक्शन भी हुआ है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब सोचिए आप कि एक के साथ प्रॉब्लम है बट बाकियों के साथ नहीं है, तो ये कुछ फैक्टर है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अगर इस टाइप का आपको केस दिखाई दे रहा है तो आप ये सीधे सीधे समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकल ईडी की है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी होगी। ऑब्वियसली अगर किसी को साइकोलॉजिकल है तो क्या कर लोगे आप, उसके बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दिमाग में है सारी चीजें, साइकोलॉजी उसकी बनी हुई है कि भाई ये चीजें हैं, मैं नहीं कर सकता। अब इससे क्या होता है, अल्टीमेटली
जब वो इंसान के दिमाग में ये चीजें बैठ गई हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ते रहता है, उसके अंदर एक घबराहट सी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे ये डर रहता है कि अगर मैं इस तरीके से ही रहा तो क्या होगा, अपने जो पार्टनर है ना तो मैं उसे सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकूंगा, रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो किस वजह से हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल ईडी की वजह से हो रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, कि जो वो फेस कर रहा है इतने लंबे टाइम से, वो ये चीजें फेस करते जा रहा है कि उसे बाकी नॉर्मल हो रहा है, वो किसी और के साथ रहता है, ठीक है, घर में रहता है तो प्रॉब्लम है, तो ये अगर वो फेस कर रहा है तो धीरे धीरे चलते चलते उसका एंजाइटी लेवल, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही कारण है कि उससे क्या हो रहा है, ये ईडी जो है वो सुधरने की बजाय और ज़्यादा आपका डिसफंक्शनिंग खराब होती जा रही है। समझ रहे हैं? तो ये है साइकोलॉजिकल। आई होप कम्युनिकेट हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे कि साइकोलॉजिकल ईडी क्या होता है। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट में कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको काउंसलिंग करनी है। और काउंसलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू आप समझ सकेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, जो कि हम ट्रीटमेंट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। थर्ड जो बात आती है, कौन सा, हार्मोनल। ठीक है, तो हार्मोनल ईडी क्या होता है, तो जनरली आपको पता है कि हमारा जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेक्सुअल ड्राइव के लिए। अगर किसी मेल के अंदर सेक्सुअल ड्राइव है, ठीक है, फीलिंग है आपकी, तो वो किस वजह से है, जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो किस वजह से होती है, आपकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो सपोज किसी एक मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होगी, इरेक्शन होगा ही नहीं, है ना, इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इरेक्शन होने के लिए सेक्सुअली अराउज्ड होना जरूरी होता है, एक्साइटेड होना जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो बेसिकली जो सेक्सुअल डिजायर है वो नहीं है, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, तो इसलिए इरेक्शन होगा ही नहीं। तो लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अगर किसी की बॉडी में, किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो कि एंड्रोजन है दूसरा नाम उसका, इसका लेवल कम है, तो भी आपका क्या होगा, इरेक्शन नहीं होगा। ये भी एक हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसका इलाज करने जाओगे तो क्या करोगे, क्या करोगे, हार्मोनल थेरेपी दोगे, है ना, टेस्टोस्टेरोन का आपको सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, सो दैट उसका जो भी मेल है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो। ठीक हो गया। तो 3 टाइप की इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग समझ में आती है, फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकंड साइकोलॉजिकल एंड थर्ड वन इज हार्मोनल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट। पूरा ट्रीटमेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के कौन कौन से ट्रीटमेंट अभी मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल में किसी किसी कंट्री में अप्रूव्ड भी हैं जहाँ पे इन्हें यूज किया जा रहा है, बट ओवरऑल इन्हें क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ही रखा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ट्रीटमेंट पार्ट। कि अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका इरेक्शन, बेसिकली इतने बार हम बोल चुके, ये आपका रह गया, इसे तो पहले देख लें। हम इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी तक हमें डिटेल में ये नहीं पता कि इरेक्शन होता कैसे है अगर एक मेल बॉडी में, क्योंकि जब ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं तो ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन कैसे काम करती है उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इरेक्शन होता कैसे है, क्योंकि वो मेडिसिन इसी पाथवे पे काम करेंगी। तो चलिए आपको मैं बताऊं, तो ये है, देखो, ये मैंने एक पेनिस का क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक, पेनिस का क्रॉस सेक्शन लिया है। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इस तरीके से 2 सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिलेंडर्स हैं, और इसके नीचे, यहाँ पे सिलेंडर्स के नीचे यहाँ पे एक यूरेथ्रल पार्ट होता है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग है बेसिकली। तो ये जो सिलेंडर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये पेनिस का क्रॉस सेक्शन है बेटे, जो पेनिस है उसका क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं ना, इन सिलेंडर्स के अंदर ऐसे हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो सिलेंडर है इनके अंदर इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट है दोनों में, ठीक, और इन सेल्स का नाम क्या है आपका, कॉर्पस कैवर्नोसम, कैवर्नोसम, ये सेल्स का नाम है। ये तो यूरेथ्रा पार्ट है, ठीक है, इसको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक, यूरेथ्रा पार्ट है, मतलब यहाँ से क्या होगा, यूरिन आपका जाता है।
तो ये जो आपका कॉर्पस कैवर्नोसम जो सेल्स हैं बेसिकली इन्हीं का रोल है। क्या होता है देखो, जब भी कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअली अराउज्ड होता है, सेक्सुअली अराउज्ड मतलब अराउजल के लिए क्या चीजें हो सकती है, उसने सपोज कुछ ऐसी चीज देखी जिसने उसे सेक्सुअली अराउज कर लिया, कुछ सुना, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो ऐसी किसी सिचुएशन में था जिसमें सेक्सुअल अराउजल हो गया, तो उस टाइम पे क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया कि ये जो सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर्स के अंदर जो सेल्स हैं उनका नाम क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसम है, ठीक है, इतना समझो अभी, ठीक। अब क्या हुआ देखो, जब भी कोई भी इंडिविजुअल जो मेल है, जिसके पेनिस का एक क्रॉस सेक्शन लिया है हमने, जब भी ये मेल सेक्सुअली अराउज्ड होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल सारे स्टेप्स हम देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे। तो सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे क्या होता है, हमारा जो आपका एंडोथीलियम है, वेस्कुलर एंडोथीलियम, अभी मैं बता रही हूं इसे डिटेल में, और दूसरा है हमारा नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। पढ़े हैं जब न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, तो वहीं पे आया था इन न्यूरॉन्स का जिक्र भी, नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, ना तो ये एड्रेनर्जिक है ना कोलिनर्जिक है, बट न्यूरॉन्स हैं, इनके अंदर आपके स्पेशल केमिकल मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा देखो, जब भी सेक्सुअली कोई भी मेल अराउज्ड होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, विद इन द वेस्कुलर एंडोथीलियम, जो ये पेनिस में, जो इन सेल्स में स्पेशली इस तरीके से जो ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है, उसमें जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम ही तो बोलते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल की सबसे अंदर जो लेयर होती है उसे एंडोथीलियम बोलते हैं ना, वही एंडोथीलियम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो वैस्कुलर एंडोथीलियम है बेसिकली, इसके अंदर जो हमारा एंजाइम है NOS, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सेम विद NANC न्यूरॉन, जो न्यूरॉन सप्लाई हो रहे हैं, जो पेनिस पार्ट में जो हमारा इस तरीके से न्यूरॉन सप्लाई हो रहे हैं, इन न्यूरॉन्स में भी इनके टर्मिनल में, ठीक है, इनके न्यूरॉन्स के टर्मिनल में जो हमारा NOS एंजाइम है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज नाम का एंजाइम है, वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो जो हमारा मेन चीज हुआ वो क्या हुआ कि सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे आपका क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ विद इन वेस्कुलर एंडोथीलियम प्लस NANC न्यूरॉन, दोनों जो न्यूरॉन के टर्मिनल में लास्ट पॉइंट पे और जो वेस्कुलर एंडोथीलियम है ब्लड वेसल के अंदर की लेयर वहां पे। अब देखो क्या होगा, दोनों में समझो, ठीक है, ये बात हो रही है बेटे, ध्यान रखना, ये न्यूरॉन के टर्मिनल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक, जो लास्ट पॉइंट होता है ना जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है। तो अब NOS एक्टिवेट हुआ, तो अब क्या होगा देखो, NOS जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के अंदर, चाहे वो न्यूरॉन का टर्मिनल हो चाहे आपका वेस्कुलर एंडोथीलियम हो, दोनों के अंदर आपका क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन आपका क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, ठीक। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड को शॉर्ट में हम लिख के चलते हैं NO, ठीक है, NO क्या हुआ, बन गया। अब ये NO क्या करेगा देखो, एंडोथीलियम ने भी NO बना दिया, ये जो न्यूरॉन थे इसके टर्मिनल में भी NO बन चुका है। अब ये NO क्या करेगा, ये जो अंदर सेल्स दिख रही है आपको कॉर्पस कैवर्नोसम, इन सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक सेल बना रही हूँ यहाँ पे, कहाँ बनाऊंगी, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, ये एक सेल है, मैंने कॉर्पस कैवर्नोसम सेल को बड़ा करके दिखा दिया आपको, ठीक, ये वो सेल है। तो जो ये NO बना है ये आसानी से फ्रीली डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएगा, डिफ्यूज होना समझते हो ना, फ्रीली आपका एंटर होके सेल के अंदर आ गया, ये हमारी कॉर्पस कैवर्नोसम सेल है, CC लिख दिया मैंने, ठीक। तो NO अब अंदर आ चुका है। अब देखो ये सेल के अंदर क्या करेगा, सेल के अंदर आते ही ये क्या करने वाला है, सेल के अंदर स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्वानाइल साइक्लेज, मैं GC लिख रही हूँ उसे, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको पढ़ा रखा है साइक्लिक GMP पाथवे, अगर आपने पाथवेज स्टडी किए हुए हैं तो आपको ये पाथवे पूरा डिटेल में मैंने कराया है, और अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आप पहले इसे देख लें अगर समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ ट्राई जरूर करूंगी कि आप इसके साथ लिंक कर सको, ठीक है। तो देखो क्या होगा,
जैसे ही NO अंदर आया तो NO ने क्या किया, सेल के अंदर आते ही ग्वाइनाइल साइक्लेज नाम का जो हमारा एंजाइम है इसे क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ग्वाइनाइल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होता है, ठीक है, अब ग्वाइनाइल साइक्लेज के एक्टिवेशन के बाद क्या क्या होने वाला है इसे समझेंगे। ग्वाइनाइल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा ये क्या करने वाला है, सेल के अंदर हमारा जो GTP है, ठीक है, GTP, और इवन मुझे ग्वाइनाइल साइक्लेज मेम्ब्रेन में दिखाना चाहिए था, चलिए, तो सॉल्युबल है ना, ग्वाइनाइल साइक्लेज सॉल्युबल है, तो सेल के अंदर जो हमारा GTP है वो किसमें कन्वर्ट हो गया। देखो जो ग्वाइनाइल साइक्लेज होता है ना वो भी दो टाइप का होता है, ठीक, एक तो आपका क्या होता है, सेल बाउंड होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एक होता है सॉल्युबल जो कि आपका क्या है, साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्वाइनाइल साइक्लेज क्या करेगा, सेल के अंदर जो हमारा GTP है उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक GMP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब ये साइक्लिक GMP क्या करता है, देखो समझ में आया, GTP से साइक्लिक GMP कैसे बना, ग्वाइनाइल साइक्लेज के एक्टिवेशन के बाद बना, ठीक है, जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ वैसे ही GTP किसमें बदल गया, साइक्लिक GMP में। अब ये साइक्लिक GMP क्या करता है, आपका प्रोटीन काइनेज G, आपका जो एंजाइम है इसे क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही आपका प्रोटीन काइनेज G एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, मैं इसको सीधे ही लिख देती हूँ, वैसोडाइलेशन, जो प्रोटीन काइनेज G है आपका ये क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। और डायलेशन का मेथड मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इन द पाथवे कि प्रोटीन काइनेज G क्या करता है, जो सेल में हमारे पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना उन्हें ओपन कर देता है। तो सेल के अंदर क्या होगा, आपका पोटेशियम का लेवल, सेल से आपके पोटेशियम कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज आ जाएगी। ये है वो पोटेशियम चैनल, देखो ये है पोटेशियम चैनल। इस तरीके से सेल के अंदर जो भी पोटेशियम है वो बाहर की ओर जाना लगेगा, पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जा रहा है तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, हाइपरपोलराइज हो जाएगी। और हाइपरपोलराइज होने का मतलब क्या है कि आपका सेल के अंदर क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट हो जाएगी। और जो ये पूरी मसल है जिसमें जो कॉर्पस कैवर्नोसम, जो ये सेल्स जिस मसल को बना रही हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी रिलैक्स हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मसल रिलैक्सेशन। जो आपका कॉर्पस कैवर्नोसम सेल से मिलके जो मसल्स यहाँ पे तैयार हुई हैं, ये एरिया जो है पूरा पेनिस का वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को आप समझिए। तो इतना तो समझ में आया कि कैसे आपका सेक्सुअल अराउजल से NOS का एक्टिवेशन हुआ, NOS ने NO को बनाया, NO सेल के अंदर गया, ग्वाइनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, ग्वाइनाइल साइक्लेज ने GTP को GMP में बदल दिया, साइक्लिक GMP में, साइक्लिक GMP ने प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट किया, और ये प्रोटीन काइनेज G क्या करता है, हमारा हाइपरपोलराइजेशन कराता है बाय ओपनिंग द पोटेशियम चैनल। और यही हाइपरपोलराइजेशन की वजह से जो ब्लड वेसल है बेसिकली वो हमारी क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो वैसोडाइलेशन होगा, मसल रिलैक्सेशन होगा, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, उससे हमें फायदा ये मिलेगा कि जो वैसोडाइलेशन हुआ है, ब्लड वेसल्स डायलेट हुई हैं, उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा, जो पेनिस है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा वैसोडाइलेशन से, है ना, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। और मसल रिलैक्सेशन से क्या होगा, देखो जो मसल रिलैक्स होगी ना उससे क्या होगा, मसल जो यहाँ पे है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी वेन्स है, जो आपकी पेनिस से ब्लड को लेके जा रही है, ला कौन रहा था, आर्टरी ला रही थी, वो तो डायलेट हो गई, लेकिन जो मसल के रिलैक्स होने की वजह से जो वेन्स है ना वो कंप्रेस हो जाती हैं, और वेन्स के कंप्रेशन की वजह से जो ब्लड है वो पेनिस में ट्रैप होके रह जाता है, आ तो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मसल के रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, जो 1 मिनट, हाँ, वेन्यूस में वेन कंप्रेशन होगा, बेसिकली वेन कंप्रेस हो जाएगी, और वेन कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड ट्रैपिंग हो जाएगी इन द पेनिस, ब्लड ट्रैप हो जाएगा इन पेनिस। अब ब्लड ट्रैप हो गया पेनिस में तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इन दोनों की वजह से, चाहे वो ब्लड का फ्लो था
चाहे वो आपका ये ब्लड ट्रैपिंग थी, जो आपका वेनस कंप्रेशन हुआ था, इन दोनों की वजह से क्या होगा, इरेक्शन होगा। आपका जो पेनिस है उसमें तनाव आएगा और ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा फॉर दी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, फॉर दी इंटरकोर्स। ठीक है, ये इरेक्शन जनरली क्या है, इरेक्शन होना एक अलग बात है, इरेक्शन मेंटेन होना भी चाहिए कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड भी आपका क्या रहना चाहिए, इरेक्शन मेंटेन्ड रहना चाहिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इरेक्शन पहले तो हो रहा है लेकिन जब क्या हो रहा है, आपका पेनिट्रेशन हो रहा है इनटू द वजाइना, अगर उसके बाद आपका एकदम से इरेक्शन लॉस्ट हो जा रहा है तो वो भी आपका क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, तो ध्यान रखेंगे। तो ये इरेक्शन कैसे हुआ अब तो सबको समझ में आ गया है। ठीक है, और अभी हम क्या करने वाले हैं, मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। ओके।